नमस्कार। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम हिंदी क्लास में थर्ड सेमेस्टर में हिंदी क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर में आपका सिलेबस होगा कविता फर्स्ट यूनिट में, जिसमें वाणी, श्रद्धा की कुटी और सीता और उर्मिला, ये 3 कविताएं रखी गई हैं। इस कविता को पढ़ने से आपकी लिसनिंग की जो है क्षमता बढ़ेगी और आप समझ पाएंगे कि कविता के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। दूसरा यूनिट में आप पढ़ेंगे कहानियां, जो छोटी छोटी कहानियां होंगी, जिसमें धिक्कार, उसने कहा था, चारा काटने की मशीन है। इस कहानियों के द्वारा आपकी जो पढ़ने की क्षमता है उसका विकास होगा। यूनिट 3 में आपको विभिन्न प्रकार के गद्य पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें से मंगल एक हलवाहा है, महाभारत की एक साँझ और आत्मनिर्भरता। इसमें रेखाचित्र, एकांकी और निबंध को रखा गया है और इसको समझने का भी प्रयास किया जाएगा कि रेखाचित्र क्या है, उसके द्वारा किस तरह से लिखा जाता है, एकांकी क्या होती है, एकांकी को किस तरह से समझा जाना चाहिए और निबंध के द्वारा हमें किस तरह का लेख पढ़ने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप यूनिट 3 में पढ़ेंगे। यूनिट 4 में आपका ग्रामर से संबंधित होता है। तो इसमें चित्र रचना, आपको पिक्चर दिए जाएंगे और उस पिक्चर पे आपको कहानी बनाना है और उस समाज से संदेश देने वाला इस तरह की कहानियों का विकास करना है। तो आप उसमें सीखेंगे कि पढ़ने की क्षमता, लिखने की क्षमता, जो ग्रामर के छोटी छोटी गलतियां करते हैं उसको सुधारेंगे। तो इन सभी को आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आइए इनकी कविता पढ़ने से पहले सुमित्रानंदन पंत जी के जीवन पर हम प्रकाश डालते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इनकी कविता क्यों इस तरह की होती है, इनकी कविता के द्वारा समाज को क्या संदेश देते हैं। तो कवि का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है। कविवर सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगा दत्त था। जन्म के 6 घंटे पश्चात इनकी माता स्वर्ग सिधार गई, अतः उनका लालन पालन पिता तथा दादी ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी गांव में तथा उच्च शिक्षा का पहला चरण अल्मोड़ा में और बाद में बनारस के क्वींस कॉलेज में हुआ। इनका काव्यगत सृजन यहीं से प्रारंभ होता है। इन्होंने स्वयं ही अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। काशी में पंत जी का परिचय सरोजनी नायडू तथा रविन्द्रनाथ टैगोर के काव्य के साथ साथ अंग्रेजी की रोमांटिक कविता से हुआ और यहीं पर उन्होंने कविता प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रशंसा प्राप्त की। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने पर इनकी रचनाओं में काव्य मर्मज्ञों के हृदय में अपनी धाक जमा ली। वर्ष 1950 में ये ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता पद पर नियुक्त हुए और वर्ष 1957 तक ये प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबंधित जुड़े रहे। इन्होंने 1916 से 1917 से तक काम करते रहे। ये सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं। सुमित्रानंदन पंत का वास्तविक नाम गुसाई दत्त रखा गया था, लेकिन इनको अपना नाम पसंद नहीं आया था, इसीलिए उन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया था। साहित्यिक परिचय सुमित्रानंदन पंत छायावादी के युग के महान कवियों में से एक माने जाते हैं। 7 वर्ष की आयु से ही इन्होंने कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। वर्ष 1916 में इन्होंने गिरजे का घंटा नामक सर्वप्रथम रचना लिखी। इलाहाबाद के म्योर कॉलेज में प्रवेश लेने के उपरांत इनकी साहित्यिक रुचि और भी अधिक विकसित हो गई। वर्ष 1920 में इन्होंने रचनाएं उच्छ्वास और ग्रंथ में प्रकाशित हुई। इनके उपरांत वर्ष 1927 में इनके वाणी और पल्लव नामक 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। इन्होंने रूपाभ नामक एक प्रगतिशील विचारों वाले पत्र का संपादन भी किया। वर्ष 1942 में इनका संपर्क महर्षि अरविंद घोष से हुआ।
इन्हें कला और बूढ़ा चाँद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत भूमि पुरस्कार और चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। भारत सरकार ने पंत जी को पद्म भूषण की उपाधि से नवाजा भी। इनकी कृतियों पर प्रकाश डालते हैं तो पंत जी की कृतियां निम्नलिखित हैं। काव्य में है बीड़ा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, स्वर, किरण, युगांत, युगवाणी, लोकायतन, चिदम्बरा। नाटक इन्होंने लिखा रजत रश्मि, शिल्पी, ज्योत्सना। उपन्यास इन्होंने एक ही लिखा हार। पंत जी की अन्य रचनाएं हैं पल्लविनी, अतिमा, युगपंत, रीता, स्वर किरण, उत्तरा, कला और बूढ़ा चाँद, शिल्पी, स्वरधूमि आदि। तो इस तरह की इनकी कृतियां रही हैं। इनकी भाषा शैली पे अगर हम प्रकाश डालते हैं और देखते हैं कि पंत जी अत्यंत सरल एवं मधुर हैं। बांग्ला तथा अंग्रेजी भाषा से प्रभावित होने के कारण उन्होंने गीतात्मक शैली अपनाई। सरलता, मधुरता, चित्रात्मक कोमलता और संगीतात्मक इनकी शैली की प्रमुख विशेषता रही है। पंत जी सौंदर्य के उपासक थे। प्रकृति, नारी और कलात्मक सौंदर्य इनकी सौंदर्य अनुभूति के तीन मुख्य केंद्र रहे। इनके काव्य जीवन का आरंभ प्रकृति चित्रण से हुआ। इनके प्रकृति एवं मानवीय भावों के चित्र में कल्पना एवं भावों को सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं। इसी कारण उन्हें प्रकृति का सुकुमार एवं कोमल भावनाओं से युक्त कवि कहा जाता है। पंत जी का संपूर्ण काव्य साहित्य चेतना का प्रतीक है, जिसमें धर्म, दर्शन, नैतिकता, सामाजिकता, भौतिकता, आध्यात्मिकता का भी समावेश देखने को मिलता है। इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा थी अल्मोड़ा में हुई, जो 1918 में अपने भाई के साथ काशी आ गए और वहां क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद यह इलाहाबाद आ गए। वहां पर उन्होंने कक्षा 12वीं इंटरमीडिएट परीक्षाएं 1919 में महात्मा गांधी के सत्याग्रह से प्रभावित होकर अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी और स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला का स्वाध्याय किया। इनका प्रकृति से असीम लगाव था। बचपन से ही सुंदर रचनाएं लिखा करते थे। आर्थिक संकट और मार्क्सवाद से परिचय। कुछ वर्षों के बाद सुमित्रानंदन पंत को और गौर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। कर्ज से जूते हुए पिताजी का निधन हो गया। कर्ज चुकाने के लिए जमीन और घर भी बेचना पड़ा। इन परिस्थितियों में वह मार्क्सवाद की ओर उन्मुख हो गए। उनका समय सुमित्रा जी का 1931 से कुंवर सुरेश सिंह के साथ कालाकांकर प्रतापगढ़ चले गए और अनेक वर्षों तक वहां रहे। 1938 में उन्होंने प्रगतिशील मानसिक पत्रिका सुराब रूपाब का संपादन किया। श्री अरविंद आश्रम की यात्रा में से इनमें आध्यात्मिक चेतना का विकास हुआ और उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का निश्चय किया। 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में परामर्शदाता रहे। 1958 में युगवाणी से वाणी काव्य संग्रह की प्रतिनिधि कवियों का संकलन चिदम्बरा प्रकाशित हुआ, जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कला और बूढ़ा चाँद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1961 में पद्म भूषण की उपाधि से नवाजा गया। 1964 में महाकाव्य लोकायतन को इन्होंने रचना। और ये अविवाहित पंत जी के अंतर स्थल में नारी और प्रकृति के प्रति आजीवन सौंदर्य परक भावना रही। उनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1957 को हो गई। इनको अनेक तरह के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जैसे चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ, लोकायतन के लिए सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार और हिंदी साहित्य की इस अनवरत सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था। सुमित्रानंदन पंत के नाम पर कौसानी में उनके पुराने घर को, जिसमें वह बचपन में रहा करते थे, सुमित्रानंदन पंत वेदिका के नाम से एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इसमें अनेक व्यक्तिगत प्रयोग की वस्तुएं जैसे कपड़े, कविताओं की मूल पांडुलिपियां, छाया प्रति और पुरस्कारों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें एक पुस्तकालय भी है, जिसमें उनकी व्यक्तिगत तथा उनमें संबंधित पुस्तकों का संग्रह भी है। उनकी जो कविता है, उस कविता का क्या उद्देश्य है, आइए हम समझते हैं।
तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। भाव कर्म आज युग की स्थितियों से है पीड़ित, जग का रूपांतरण भी जनैक्य पर अवलंबित। वहन करना मतलब प्रकट करना, पहुंचना मतलब भाव कर्म, संसार की गतिविधियां, दुनिया की हालत, रूपांतर मतलब परिवर्तन, बदलाव, अलंबित मतलब आधारित, निर्भर। तो उनकी कविता में वो कवि कहते हैं कि सरस्वती माँ से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सरल सुबोध शब्दों में अपने भाव विचार प्रकट करने की शक्ति दें। वे अपने काव्य को आम आदमी तक ले जाना चाहते हैं। भगवती से सरस्वती माँ से प्रार्थना करते हैं कि हे वाणी, मेरी कविता ऐसी हो कि वे साधारण से साधारण व्यक्ति तक पहुंच सके। मेरी कविता में कल्पना, अलंकार, बिंब आदि का अलंकरण हो या न हो, पर वह जरूर हर मानव की समझ में आए और उसके जीवन में नवनिर्मल परिवर्तन लाए। आज का भारत गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ है। भारतवासी गरीबी, बीमारी और भय से पीड़ित हैं। उन्हें अंग्रेजों के चंगुल से स्वतंत्र होना है, इसीलिए उनके एकता होनी चाहिए। मेरी कविता भारतवासियों को एकता के सूत्र में बांधे, यही मेरी कामना है। पंत जी अपनी कविता के द्वारा भारतवासियों में जागृति जगाना चाहते हैं। वे अपने काव्य को जन साधारण का माध्यम बनाना चाहते हैं। रूप कर्म से, अलंकार से क्या, लेकिन वो अपनी वाणी से लोगों को जगाना चाहते हैं। आगे कविता है, तुम रूप कर्म से मुक्त, शब्द के पंख मार कर सको सुदूर मनोनभ में जन के बिहार। वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। कवि कहते हैं कि काव्य के कई रूप होते हैं, जैसे कि खंड काव्य, महाकाव्य और मुक्तक काव्य। तो ये सभी काव्यों के द्वारा ही कविता की रचना होती है। उनके काव्य कल्पना में मंडित हो, पीड़ित प्रजा के मन की स्थिति को समझकर उनकी समस्याओं से परिचित होना, उनके जीवन में आशा की किरण बने, यही कवि की इच्छा है। कवि पंत जी कहते हैं कि काव्य का प्रयोजन इससे बढ़कर कुछ नहीं, वाणी को इससे कीमती अलंकार और कोई हो ही नहीं सकता। आगे कहते हैं, चित शून्य आज जग नव निनाद से हो गुंजित, मत जड़ उसमें नव स्थितियों के गुण हो जागृत। कवि कहते हैं काव्य के कई रूप होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया, खंड का, महाकाव्य और मुक्तक काव्य। उनका काव्य भारतीय काव्य शास्त्र के इन बंधनों से बाहर होना चाहिए। वर्तमान में प्रेम, दया, करुणा आदि गुण जो है गायब हो गए हैं, परंतु कवियों और चिंतकों ने मानवता को नए नारे दिए हैं। वे मानव मन के बीच में प्रेम का पुल बांधना चाहते हैं। वे समाज से, संसार से, अंधविश्वासों को, धार्मिक सामाजिक बंधनों को तोड़ देना चाहते हैं। वे इस समाज को मानवीय भावनाओं से भर देना चाहते हैं। वे समाज को जागृत करना चाहते हैं। पंत जी इस कलुषित समाज को नए सिरे से आदर्श समाज बनाना चाहते हैं। तुम जड़ चेतन, जड़ के अचर जो चेतना है उसको जगाना चाहते हैं। आगे कहते हैं, तुम जड़ चेतन की सीमाओं को आर पार झंकृत भविष्य का सत्य कर सको स्वराकार। वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। युग कम शब्द, युग रूप शब्द, युग सत्य शब्द, शाब्दिक कर भावी के सहस्र सतमुख शब्द। कवि कहते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि कवि के काव्य में प्रवेश करे, उनकी कविता विश्व के कोने कोने में जाए और नए युग का संदेश दे। काव्य संसार के रूप को आदर्श और अनुकरणीय रूप में बनाए, साज सवारे। उनसे बढ़कर और क्या हो सकता है, महान काव्य वाणी का सच्चा श्रृंगार होता है। कवि पंत जी काव्य को विश्व कल्याण का माध्यम भी बनाना चाहते हैं। आगे कहते हैं, युग कम शब्द, युग रूप शब्द, युग सत शब्द, शाब्दिक कर भावी के सहस सतमुख शब्द। कवि कहते हैं कि काव्य के कई रूप होते हैं, जैसे पहले भी बताया गया, खंड का, महाकाव्य और मुक्तक काव्य। पंत जी चाहते हैं कि उनका काव्य भारतीय काव्य शास्त्र के इन बंधनों से बाहर रहे।
आगे कहते हैं कि कविता में समकालीन युग बोध करने वाले, युग की गतिविधियों का प्रकट करने वाले और युग सत्य का परिचय करने वाले विचार होने चाहिए। अर्थात काव्य को समाज का प्रतिबिंब होना चाहिए और समाज को सही दिशा में ले जाना चाहिए। सदियों से पीड़ित लोग मुंह बंद करके बैठे हैं, ऐसे लोगों को अपने दिल की बातें प्रकट करने का मौका मिलना चाहिए। इस पद्यांश में काव्य का प्रयोजन लोक मंगल की भावना की ओर संदेश देना है। आगे कहते हैं, ज्योतित कर जनमन के जीवन का अंधकार, तुम खोल सको मानव उर के निशब्द द्वार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। कवि कहते हैं कि जो ज्योतिकर सब है मतलब प्रकाश देना, अंधकार को हटाना, अंधेरा मतलब दिल के अंधेरे को मिटाना। कवि सरस्वती से देवी से वंदना करते हैं। काव्य को ऐसा होना चाहिए कि उसे पढ़ने के बाद लोगों का ज्ञान जो है दूर हो जाए, उसमें विवेक पैदा हो, सदियों से चुप्पी साधे हुए लोगों को अपनी वेदना प्रकट करने का अवसर मिले, अर्थात उनमें सच बोलने का धैर्य आए। अगर काव्य इतना कर सकता है तो वह सार्थक हो जाता है। कवि कहते हैं कि काव्य में अलंकार, कल्पना, बिंब, प्रतीक आदि हो या ना हो, परंतु काव्य को लोक मंगल करने का उद्देश्य जरूर होना चाहिए। पंत जी इस कविता का पद्यांश में काव्य के परम प्रयोजन लोक मंगल की ओर संकेत करते हैं। अब कविता का सारांश क्या है, कवि इस कविता को किस तरह बताने, वो एक समरी के द्वारा हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सुप्रसिद्ध हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत की यह कविता वाणी का हिंदी काव्य जगत में अपना विशिष्ट स्थान है। कवि छायावादी कवि के रूप में प्रकृति सौंदर्य का मनोहर वर्णन कर चुके हैं। अब प्रकृतिवादी कवि के रूप में जनता की वेदना को अच्छा रूप दे रहे हैं। पंत जी के काव्य ग्राम्य युगवाणी इस जनवाद के रूप को चित्रित करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी मां सरस्वती से प्रार्थना करते हैं वह काव्य में कवि के जनपरक विचारों को व्यक्त करने का अवसर दें। उनकी दृष्टि में अंग्रेजों के चंगुल में फंसे हुए भारतीयों के दीनहीन चेहरे थे। कवि चाहते हैं कि उनकी कविता में जन जीवन के सुख दुख, राग द्वेष, आशाएं, आकांक्षाएं चित्रित हों। काव्य को जन जीवन के अंधेरों को दूर करने का शक्ति देना चाहिए, अर्थात काव्य में लोक मंगल की भावना होनी ही चाहिए। आगे कहते हैं कि उनके काव्य में जनता जनार्दन और दरिद्र नारायण को जागृत करने की शक्ति हो। सोए हुए लोगों को जगाना ही काव्य का असली उद्देश्य है। काव्य का यही अलंकार है। आपको इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों को आप किस तरह से समझ सकते हैं, हम कुछ उदाहरण के द्वारा यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं। तो वाणी कविता के कवि कौन हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी। कवि वाणी से क्या मांगते हैं? कवि वाणी से मांगते हैं कि कवि के विचारों को लोगों तक पहुंचा दे। आज भाव कर्म किससे पीड़ित है? आज भाव कर्म जो है युग की परिस्थितियों से पीड़ित है। जन का रूपांतरण किस पर अवलंबित है? जन का रूपांतरण जनैक पर अवलंबित है। कवि वाणी को किससे मुक्त होने को कहते हैं? तो रूप कर्म से मुक्त होने को कहते हैं। जन में किन गुणों की जागृत करना चाहिए? कवि चाहते हैं जन में 9 स्थितियों के गुण जागृत हो। कवि की दृष्टि में वाणी को किसकी सीमाओं को पार करना चाहिए? तो जो है जड़ चेतन की सीमाओं को पार करना चाहिए। वाणी को क्या झंकृत करता है? वाणी को भविष्य का सत्य झंकृत करता है। वाणी को क्या झंकृत करता रहता है? वाणी को सत्य जो है झंकृत करता रहता है। वाणी को क्या शाब्दिक करना चाहिए? सतमुख अर्थों वर्षों युग को शाब्दिक प्रकट करना चाहिए। वाणी को जनमन के जीवन के अंधकार को क्या करना चाहिए? प्रकाशमय करना चाहिए। वाणी को किसे खोलना चाहिए? वाणी को मानव उर के निःशब्द द्वारों को खोलना चाहिए।
तो इस तरह से आपको समझने का प्रयास करना चाहिए कि प्रश्न किस तरह से होते हैं, उसके उत्तर किस तरह से दिए जा सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।